देखिए आज शुरू करेंगे मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979। इसका अधिनियम संख्यांक है 10। ये याद रखना है आपको, इसका अधिनियम संख्यांक 10 है और 17 अप्रैल 1979 को ये जो है अधिनियम को राज्यपाल की जो है अनुमति प्राप्त हुई। प्रकाशन और प्रवर्तन दिनांक भी 17 अप्रैल 1979 है और इसका विस्तार जो है संपूर्ण मध्य प्रदेश पर। अब देखिए धारा 2 देखेंगे। धारा 2 है अधिनियम का लागू होना। ये अधिनियम जो है किन किन पर लागू होता है, सेक्शन 2 इसका कहता है अधिनियम का लागू होना। तो ये अधिनियम जो है किन किन पर लागू होता है, अत्यावश्यक सेवा से संबंधित जो व्यक्ति हैं। ये कहता है कि जो अत्यावश्यक सेवा से संबंधित कौन कौन है, वैज्ञानिक। किन किन कार्यों पर लागू होता है, अत्यावश्यक सेवा से संबंधित वैज्ञानिक। ये थोड़ा आपको याद रखना है, वैज्ञानिक, तकनीकी, अत्यावश्यक सेवा से संबंधित वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यपालक, प्रवृत्ति मतलब ऑपरेटिव, प्रवृत्ति जो ऑपरेटिव जो चलाते हैं किसी चीज को, प्रवृत्ति। अनुसचिवीय व्यक्तियों को लागू होता है, अनुसचिवीय व्यक्तियों पर लागू होता है। ये कहता है कि अत्यावश्यक सेवा से जुड़े हुए वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यपालक, प्रवृत्ति और अनुसचिवीय जो व्यक्ति हैं उस पर ये अधिनियम जो है लागू होता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद इसी में जो है स्पष्टीकरण दे रखा है, वो कहता है कि भाई अत्यावश्यक सेवा से संबंधित व्यक्तियों में कौन कौन शामिल है, अत्यावश्यक सेवा से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनमें कौन कौन शामिल है। तो इसमें ये भी याद रखना है, पहला कि जो ठेके पर रखे गए हैं, जो ठेके पर रखे गए हैं, जो ठेके पे काम करते हैं, यानी कि जो ठेके पे रखे गए हैं। दूसरा, जो अल्पकाल के लिए नियोजित किए गए हैं, जो अल्पकाल के लिए नियोजित हैं, वो भी इसमें आते हैं, चाहे शॉर्ट टाइम के लिए या अल्पकाल के लिए जिन्हें नियुक्त किया गया हो वो भी आते हैं। जिन्हें आकस्मिक व्यय से भुगतान किया जाता है, जिन्हें आकस्मिक व्यय से भुगतान किया जाता है। जिन्हें आकस्मिक व्यय से भुगतान किया जाता है। इसके अलावा जो कार्यभारित स्थापनाओं में नियोजित हैं, जो कार्यभारित स्थापना में नियोजित है, तो ये सारे जो व्यक्ति हैं अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, जो ठेके पर रखे गए हैं, जो अल्पकाल के लिए नियोजित हैं, जिन्हें आकस्मिक व्यय से भुगतान किया जाता है, और जो कार्य भारित स्थापना में नियोजित हैं। किन किन व्यक्तियों पर लागू होता है, जो अत्यावश्यक सेवा से जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं, तकनीकी हैं, कार्यपालक हैं, प्रवृत्ति हैं, अनुसचिवीय जो है व्यक्ति हैं, उन पर ये जो अधिनियम है लागू होता है। इस अधिनियम में धारा 3 में परिभाषाएं दी हैं, परिभाषा। ये भी याद रखना है। ये याद रखने की बात इसलिए कि नॉर्मली 2 सेक्शन में परिभाषा होती है, लेकिन इसमें कौन सी धारा परिभाषा किसमें दी है, सेक्शन 3 में। तो इसको याद रखना जरूरी है ना। अगर उन्होंने यही पूछ लिया कि परिभाषा क्या है तो जल्दी जल्दी में दिमाग 2 पे ही जाता है, क्योंकि अधिकतर एक्टों में 2 में ही परिभाषाएं होती हैं, लेकिन इसमें कहाँ परिभाषाएं सेक्शन 3 में दी गई हैं। इसलिए ये भी याद रखना है कि इसकी जो परिभाषाएं है, परिभाषा क्लॉज कौन सा है, सेक्शन 3 है। इतना भी याद रखना आवश्यक है। इसके बाद 2 ही परिभाषाएं इसमें, 3A है एक और 3B है। 3A में जो लिखा है अत्यावश्यक सेवा की परिभाषा दी है, अत्यावश्यक सेवा। सिंपल है, अत्यावश्यक सेवा में कुछ नहीं लिखा है, सीधा सीधा लिखा है अनुसूची में वर्णित सेवा। जो अनुसूची पीछे दी है वो
तो लिखा अनुसूची में वर्णित सेवा, सूची में वर्णित सेवा है ऐसी सेवा जो अनुसूची में वर्णित है, अनुसूची में वर्णित सेवा, सूची में वर्णित सेवा। अत्यावश्यक सेवा का क्या अर्थ है? जो अनुसूची में वर्णित है वही, वो सेवाएं जो है अनुसूची में आती हैं वही अत्यावश्यक सेवा है। बी में जो परिभाषा देख रखा है, कार्य करने से इनकार करना, कार्य करने से इनकार करना या मना करना, इनकार करना, दो ही परिभाषा है, तो 3A परिभाषा इंपॉर्टेंट है ज्यादा। कार्य करने से इनकार का अर्थ है ऐसे व्यक्तियों द्वारा किसी ऐसे कार्य का किया जाना, ऐसे व्यक्तियों द्वारा किसी ऐसे कार्य का किया जाना जो किसमें वर्णित है, ये याद रखना है, जिसका प्रतिषेध धारा 5 के अधीन किया गया है, जिसका प्रतिषेध धारा 5 में किया गया है, धारा 5 में किया गया है, ये याद रखना है। अत्यावश्यक कार्य करने से इनकार का अर्थ है ऐसा कोई कार्य करना जिसका प्रतिषेध या जिस पर रोक लगाई गई है धारा 5 के अधीन वो कार्य आप करते हैं तो कार्य करने से इनकार की जो है आपकी परिभाषा में आता है, ये आपको जो है याद रखना है। कार्य करने से इनकार की परिभाषा में आता है ऐसा कार्य जो आप धारा 5 में जो है जिसका प्रतिषेध किया गया है। इसके अलावा जो है आपकी धारा 4 है, धारा 4 कहती है कतिपय अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इनकार किए जाने का प्रतिषेध करने की शक्ति। एक मिनट, ये कहता है सेक्शन 4, कतिपय अत्यावश्यक सेवा, कतिपय मतलब कुछ अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इनकार किया जाने का प्रतिषेध, कार्य किए जाने का प्रतिषेध करने की शक्ति। कितने में दिए? सेक्शन 4 में दे रखा है। तो कौन प्रतिषेध कर सकता है? कोई अत्यावश्यक सेवा है कोई ऐसी जिनका प्रतिषेध किया जा सकता है, तो रोक, प्रतिषेध मतलब रोक लगाई जा सकती है। तो किसके द्वारा रोक लगाई जा सकती है? पहला इसमें याद रखना है कि राज्य सरकार द्वारा लोक व्यवस्था के हित में। कौन रोक लगा सकता है? राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा रोक लगाई जा सकती है। किस उद्देश्य से लगाई जा सकती है? लोक व्यवस्था के हित में, ये भी याद रखना है। लोक, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लोक व्यवस्था के हित में। तो राज्य सरकार, चूंकि स्टेट का गवर्नमेंट एक्ट है तो राज्य सरकार लगाएगी, ये याद रखना है कि लोक व्यवस्था के हित में जो है राज्य सरकार उस पर रोक लगा सकती है। इसमें ऐसी अब बात आती है कि कब से, ऐसी तारीख से जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो, हित में ऐसी तारीख से जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो, आदेश में विनिर्दिष्ट हो। कब से रोक लगा सकती है? जो भी आदेश में निर्दिष्ट हो उस तारीख से जो है राज्य सरकार क्या कर सकती है? उस अत्यावश्यक सेवा पर रोक लगा सकती है। मतलब काम करने से इनकार जो करता है व्यक्ति तो रोक लगा सकती है, आवश्यक सेवा घोषित कर सकती है विनिर्दिष्ट हो। साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ये भी याद रखना है, साधारण आदेश द्वारा और विशेष आदेश द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, विशेष आदेश द्वारा। आदेश कैसा हो सकता है? साधारण भी हो सकता है और विशेष भी हो सकता है। किस लिए रोक लगा सकती है? लोक व्यवस्था के लिए रोक लगा सकती है। कौन लगाता है? राज्य सरकार लगाता है।
ये याद रखना है, साधारण या विशेष आदेश द्वारा अत्यावश्यक सेवा के कार्य करने से इनकार किए जाने का प्रतिषेध कर सकती है। मतलब जो भी अत्यावश्यक सेवा की कैटेगरी में जो भी काम आते हैं उन पर रोक लगा सकती है कि कोई व्यक्ति इनको करने से इनकार नहीं करेगा, है ना। मतलब कंपलसरी है। जैसे कोई अब ये सरकार तब करती है जब सरकार को लगता है माहौल बिगड़ रहा है, लोग वह काम नहीं कर रहे हैं या आंदोलन वगैरह कर रहे हैं, तो सरकार उससे बचने के लिए ये लगा देती है। अगर आप उस समय नहीं करोगे तो सरकार यही मानेगी कि आपने इस धारा का क्या किया है, वो उल्लंघन किया। आप फिर हड़ताल भी नहीं कर सकते, छुट्टी पे भी नहीं जा सकते, आपको वो काम करना पड़ेगा। तो सरकार रोक लगा सकती है, किस वजह से, लोक व्यवस्था के उद्देश्य से साधारण या विशेष आदेश द्वारा कब से, जिस जो तारीख आदेश में विनिर्दिष्ट हो तब से वो है लगा सकती है। अब बात आती है कि जैसा जब सरकार ने आदेश पारित किया है तो ये ऐसा आदेश जो है कब तक प्रवर्तन में बना रहेगा। ऐसा आदेश 3 माह तक प्रवर्तन में रहेगा। ऐसा आदेश कितने माह तक? 3 माह तक प्रवर्तन में रहेगा। ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये वो आदेश रहेगा, सरकार जो आदेश निकालेगी वो 3 माह में तक प्रवर्तन में रहेगा। परंतु अगर राज्य सरकार चाहे तो एक बार में 3 माह की अवधि और बढ़ा सकती है, मतलब 3-3 माह करके सरकार जो है अवधि बढ़ा सकती। तो एक बार में 3 माह अवधि बढ़ा सकती है, 3 माह अवधि बढ़ा सकती है सरकार। लेकिन एक बार में 3 माह ही होगा, ठीक है ना। तो एक बार में 3 माह होगा और सरकार चाहे तो 3-3 माह करके अवधि जो है बढ़ा सकती है, लेकिन एक बार में जो है 3 माह होगा। ये याद रखना है कि एक बार में इसकी अवधि कितनी होगी, जो आदेश जो सरकार पारित करेगी प्रतिषेध करने का, वो 3 माह के लिए होगा और अवधि जो है 3-3 माह करके जो है सरकार बढ़ा सकती है। अब आता है सेक्शन 5 इसका। सेक्शन 5 कहता है अत्यावश्यक सेवा में कतिपय क्रियाकलापों का प्रतिषेध। ये कहता है कुछ कार्यों का प्रतिषेध, मतलब वो कार्य आप नहीं करेंगे, प्रतिषेध है, कतिपय कार्यों का प्रतिषेध। कार्यों का प्रतिषेध, ये थोड़ा सा पढ़ने लायक है। ये वाला जो सेक्शन है, सेक्शन याद करने लायक है, बाकी इसमें थोड़ा सा पढ़ना है कि भाई कौन कौन से कार्य जो है आप नहीं करेंगे अगर इस तरीके का आदेश पारित है। तो ये कहता है पूर्व या आंशिक कार्य विराम का प्रतिषेध, पूर्ण या आंशिक, पूर्ण या आंशिक कार्य विराम का प्रतिषेध। मतलब ये है कि पूरी तरीके से भी कार्य बंद नहीं कर सकते और आंशिक रूप से भी कार्य बंद नहीं कर सकते, है ना। जो भी काम अत्यावश्यक सेवा की श्रेणी में आते हैं पूर्ण रूप से तो कर ही नहीं सकते, और आप चाहे कि आंशिक रूप से थोड़े समय के लिए करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकते, दोनों नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। पूर्ण रूप से कर सकते हैं और ना ही आंशिक रूप से उसको रोक सकते हैं। जो भी काम चल रहे हैं ना तो उसको पूर्ण रूप से रोकेंगे और ना ही उसको आंशिक रूप से रोकेंगे। इसके अलावा दूसरा है कार्य करने से इनकार का प्रतिषेध। कार्य करने से इनकार का प्रतिषेध, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप कार्य करने से मना नहीं कर सकते। अगर आपको जो काम सौंपे गए हैं, अगर इस तरीके का आदेश पारित है तो उस समय आप कार्य करने से इनकार नहीं कर सकते। सीधा सीधा ये समझ लो कि आप हड़ताल वड़ताल नहीं कर पाओगे, है ना। आप सोचो कि अपनी सरकार को लगा कि व्यवस्था बिगड़ने वाली, जिन लोग हड़ताल पर जाने वाले व्यवस्था चौपट हो जाएगी, तो इस तरीके की सरकार आदेश पारित कर सकती, फिर आप हड़ताल पे भी नहीं जा पाओगे, ठीक है ना। तो कार्य करने से इनकार नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, ठीक है। इस तरीके का अगर आदेश है। अगला है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन मशीनरी, ये कुछ कार है, मशीनरी, संयंत्र, यान, इसके अलावा जो है भवन, कार्यालय, अभिलेख, कार्यालय अभिलेख या अन्य संपत्ति, कार्यालय अभिलेख या अन्य संपत्ति, अन्य संपत्ति का अवहर्षण, अवहर्षण मतलब उसको नुकसान पहुंचाना,
या उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, या उसे, सीधा लिख लीजिए, उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मतलब जो भी आपकी इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया होती है, मशीनरी होती है, संयंत्र होते हैं, भवन कार्यालय होते हैं, और अभिलेख वगैरह जो होते हैं, या अन्य कोई संपत्ति होती है, ना तो इनको नुकसान पहुंचाएगा, ना ही कोई क्षति पहुंचाएगा, ना ही इनका प्रयत्न करेगा, और ना ही दुष्प्रेरण, प्रयत्न और दुष्प्रेरण भी नहीं करेगा। मतलब क्षति भी नहीं पहुंचाएगा, और ना ही इनका, ना ही प्रयत्न करेगा, और ना ही दुष्प्रेरण करेगा। ठीक है, ये भी नहीं करेगा। ठीक है, प्रयत्न और दुष्प्रेरण भी नहीं करेगा। ये सारे काम मना हो जाएंगे, नहीं करेगा। तो ये सारे काम नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा है, पूर्व मंजूरी के बिना कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं रहेगा। मतलब बगैर छुट्टी के, पूर्व मंजूरी के बिना कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं रहेगा, कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं रहेगा। मतलब डेली जाना पड़ेगा, जब तक आप पूर्व मंजूरी नहीं ले लेते, कोई विशेष वजह हो सकती तो मिलेगी, नहीं तो वैसे वो भी नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा कलम बंद, औजार बंद, चक्का जाम आदि का आश्रय नहीं लेगा। मतलब किसी भी प्रकार की कलम, ये हड़तालों की बात है कि कलम बंद कर दिया, बोले काम नहीं करेंगे, है ना, औजार बंद कर दिया, अगर कोई मिस्त्री टाइप के लोग हैं, इस तरीके की उनकी नौकरी है, तो बोले हम काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका भी सहारा नहीं लेंगे, मतलब हड़ताल आदि नहीं करेंगे। इसके अलावा है, किसी व्यक्ति को कर्तव्यों का निर्वहन या उपस्थित होने से निवारित नहीं करेगा। मतलब दूसरे व्यक्तियों को भी नहीं रोकेंगे कि वो अपना कर्तव्य पालन ना करें, इस तरीके का कोई कार्य जो है नहीं करेंगे। ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? कलम बंद, औजार बंद, चक्का जाम आदि नहीं करेगा। इसके अलावा ऐसे कार्य लोग का आश्रय नहीं लेगा जिससे कामकाज की कोई हानि वगैरह होती है। अगला है लास्ट इसका, किसी व्यक्ति को कर्तव्यों का निर्वहन या उपस्थित होने से निवारित नहीं करेगा। मतलब दूसरे व्यक्तियों को भी नहीं रोकेगा, जो और आपके सहयोगी हैं उनसे मना नहीं करेगा। तो इस प्रकार की जो है कोई कार्यकलाप नहीं करेगा। इसके अलावा धारा जो है 6, सेक्शन 6 देखिए, सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 कहता है वादों या कार्रवाइयों का जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा संज्ञान। तो वादों कार्रवाइयों का संज्ञान किसके द्वारा लिया जाएगा? जिला न्यायालय द्वारा। जी लिखा है वादों, सेक्शन याद रखना है पहले तो इसमें आपको, वादों या कार्रवाइयों का जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा संज्ञान। जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा संज्ञान। वादों या कार्रवाई का जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा क्या है? संज्ञान। इसमें एक ही चीज याद रखना है कि जिला न्यायाधीश का न्यायालय स्टे या आदेश एक पक्षीय रूप से पारित नहीं करेगा। ये याद रखना है कि जिला न्यायाधीश, सीधा लिख लीजिए, स्टे या अनादेश एक पक्षीय आदेश पारित नहीं करेगा। जिला न्यायाधीश का न्यायालय स्टे या आदेश, स्टे या आदेश एक पक्षीय रूप से पारित नहीं करेगा। एक पक्षीय रूप से पारित नहीं करेगा। मतलब ये है कि ऐसा है, दोनों पक्षकारों को सुना जाएगा। मतलब सरकार ने आदेश दिया तो सरकार को भी सुना जाएगा। ऐसा नहीं कि इन कर्मचारी में से कोई पहुंच जाए स्टे आदेश लेने और न्यायालय जो है, जिला न्यायालय जो है वो उसको स्टे दे दे, ऐसा नहीं करेगा। वो पहले सरकार को सुनेगा और फिर जब जाके, तो मतलब दोनों पक्षों को सुनेगा, उसके बाद है स्टे वगैरह देगा। तो एक पक्षीय रूप से जो है कार्रवाई नहीं करेगा। सीधा सीधे बात है कि जो जिला न्यायाधीश है वो एक पक्षीय रूप से कार्रवाई नहीं करेगा, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। अब देखिए सेक्शन 7, सेक्शन 7 में केवल शास्ति है। सेक्शन 7 में क्या है? शास्ति, शास्तियां जो है सेक्शन 7 में दे रखी हैं। शास्तियां, इसमें दो प्रकार की शास्तियां हैं कि धारा 5(3) के उपबंधों को छोड़कर किसी भी उपबंध का अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है, कौन सा? धारा 5(3) को छोड़कर, 5 का सब क्लॉज 3 को छोड़कर,
ये याद रखना पड़ेगा आपको। धारा 5 का सब क्लॉज 3 को छोड़कर अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसे 6 माह तक का कारावास या 500 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। कितना? 6 माह तक का कारावास, 6 माह तक का कारावास, तक का कारावास या 500 रुपए जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 500 रुपए जुर्माना उसे दंडित किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? सेक्शन 5(3) को छोड़कर अगर कोई अन्य अपराध करता है तो उसे जो है 5(3) को छोड़कर, अब 5(3) क्या है अभी देखते हैं, तो सारा धारा 5(3) को छोड़कर अगर कोई व्यक्ति अन्य कोई अपराध करता है इस अधिनियम से तो उसे 6 माह तक का कारावास या 500 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा अब बात आती है कि 5(3) को छोड़कर, और अगर 5(3) के अधीन करता है कोई व्यक्ति तो 5(3) के अधीन, अगर 5(3) का अर्थ में ये है कि संकर्मों को नुकसान वगैरह पहुंचाता है, जो भी संकर्म है, शासकीय संपत्ति वगैरह है उनको नुकसान पहुंचाना। 5(3) में संकर्म, इतना याद रखें, नुकसान पहुंचाना, क्षति पहुंचाना संकर्मों को। संकर्म मतलब जो भी, संकर्म मतलब जो भी शासकीय संपत्ति है उनको नुकसान पहुंचाना जिसमें वो काम कर रहा है। अगर उनको कोई व्यक्ति अगर नुकसान पहुंचाता है, स्वाभाविक सी बात है 5(3) में अगर संकर्मों को नुकसान पहुंचाता है जो, तो स्वाभाविक सी बात है सजा जो है ज्यादा होगी। इसमें सजा होगी आप इसमें 3 वर्ष तक का कारावास तथा 5,000 रुपए तक का जुर्माना। 3 वर्ष तक का कारावास, कारावास और 5,000 रुपए तक का जुर्माना, या तथा कह लीजिए, तथा 5,000 तक का जुर्माना। ठीक है, ये याद रखना है। 5(3) में जो है 3 वर्ष तक का कारावास तथा 5,000 रुपए तक का जुर्माना, और 5(3) को छोड़कर अन्य कोई अपराध करता तो 6 माह तक का कारावास या 500 रुपए तक के जुर्माने से जो है दंडित किया जा सकता है। अब धारा जो है 8, धारा 8 कहती है विच्छिन्न करने हेतु, उद्दीप्त करने या उत्प्रेरित करने का या कोई वित्तीय सहायता या समर्थन देने के लिए शास्ति। ये क्या कह रहा है? अगर कोई व्यक्ति, धारा 8 में, इसमें केवल धारा 8 में सेक्शन याद रखेंगे आप। धारा 8 कहता है विच्छिन्न करने, विच्छिन्न करने हेतु, इतना ही लिख लीजिए, विच्छिन्न करने हेतु, उद्दीप्त करने या उत्प्रेरित करने या कोई वित्तीय सहायता या समर्थन देने के लिए शास्ति। तो अब ये कितनी शास्ति से दंडित होगा? तो इसमें लिखा उपबंधित धारा के अनुसार ही दंडित किया जाएगा। उपबंधित धारा के अनुसार दंडित किया जाएगा, मतलब जैसा वो अपराध करेगा उसके अनुसार। अगर इनमें आता है तो इतनी सजा होगी, और अगर 5(3) के अधीन आता है तो उसको 3 वर्ष होगी, और 5(3) से भिन्न आता है तो उसको 6 माह तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। तो उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा। उपबंधित, उपबंधित दंड से, दंड से, उपबंधित दंड से या उपबंधित धारा जो है उसके अनुसार ही उसको क्या, उपबंधित धारा के अनुसार ही उसे दंडित किया जाएगा। ये ऊपर जो धारा लिखी है इसी के अनुसार। अगर 5(3) के अधीन उसका कोई कार्य आता है तो 3 वर्ष से दंडित किया जा सकता है, और 5(3) से भिन्न कोई अपराध आता है तो उससे 6 माह तक के लिए कारावास से दंडित किया जा सकता है। धारा 9 कहती है अपराधों का संज्ञान। अपराधों का संज्ञान, 1 मिनट, अपराधों का संज्ञान। तो इस अधिनियम सेक्शन 9, सॉरी लिख लीजिए, सेक्शन 9 संज्ञान है। इस अधिनियम के तहत जो अपराध है कैसे होंगे ये कहता है, इस अधिनियम के तहत जो अपराध, प्रत्येक अपराध क्या होगा? संज्ञेय होगा। बस इतना याद रखना है। कैसा होगा? संज्ञेय होगा। इस अधिनियम के तहत जो अपराध होगा कैसा होगा? संज्ञेय होगा। 10 है अपराधों का विचारण। इस अधिनियम के तहत अपराधों का विचारण कौन करेगा? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। सेक्शन 10 कहता है विचारण, विचारण कौन करेगा? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। ये याद रखना है। इस अधिनियम के तहत अपराधों का विचारण कौन करेगा? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट करेगा। लास्ट है 11, ये भी याद रखना है आपको, सेक्शन 11 निरसन है। तो ये याद रखना कि भाई कौन सा अधिनियम जो लिखा, इस अधिनियम के तहत निरसित किया गया, लोक सेवा विच्छिन्नता निवारण अध्यादेश आपका 1978। अध्यादेश याद रखें, अध्यादेश 1978। कौन सा? लोक सेवा,
लोक सेवा विच्छिन्नता निवारण अध्यादेश पूरा नहीं लिखा तो अध्यादेश 1978, बस 1978 याद रखिए, अध्यादेश 1978 लोक सेवा विच्छिन्नता निवारण अध्यादेश 1978 को जो है इस धारा के तहत क्या किया गया है, समाप्त किया गया है। ठीक है, इतना ही से याद रखना है इसमें। ये आपका खत्म, बिल्कुल छोटा सा एक्ट है। इसके बाद जो है स्त्री का रूप में थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले लोक संपत्ति नुकसान देखेंगे, ये थोड़ा सा और छोटा है, इसको मिटा के थोड़ा सा, एक मिनट। देखिए देखिए अब देखेंगे अपन लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, केवल 7 धाराएं हैं इसमें। लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984, इसका अधिनियम क्रमांक 3 है, अधिनियम क्रमांक 3। ठीक है, 1984 का ही है, 1984 का। स्वीकृति दिनांक 16, स्वीकृति जो है इस अधिनियम को प्राप्त हुई 16/3 तीसरा यानी मार्च 1984। इसके अलावा इसके प्रवर्तन की तिथि है, प्रवर्तन जो हुआ है इसका 28 जनवरी 1984। विस्तार आप जानते ही हैं, इसका विस्तार जो है लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम जो है विस्तार इसका है संपूर्ण भारत पर। संपूर्ण भारत पर जो है इसका विस्तार। अब देखिए इसकी परिभाषा 2A में जो है रिष्टि की परिभाषा दी गई, सबसे पहले 2A में रिष्टि की परिभाषा दी गई है। रिष्टि तो कुछ खास नहीं लिखा है, सीधा सीधा लिखा है, जो अर्थ धारा 425 भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में है वही अर्थ लगाया जाएगा। सीधा सीधा लिख लीजिए आईपीसी 425, सेक्शन 425। ये कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 425 में जो अर्थ है रिष्टि का, वो अर्थ यहाँ लगाया जाएगा। तो अलग से रिष्टि की परिभाषा नहीं है, जो आईपीसी की परिभाषा है वही यहाँ लागू होगी रिष्टि के मामले में। ठीक है, इसके बाद है लोक संपत्ति। 2B में जो है लोक संपत्ति को परिभाषित किया गया है। लोक संपत्ति,
लोक संपत्ति को परिभाषित किया गया है 2B में। तो लोक संपत्ति में याद रखना है कि स्थावर या जंगम दोनों प्रकार की संपत्तियां आती हैं। कैसी? स्थावर भी हो सकती है, स्थावर या जंगम, यानी चल और अचल दोनों प्रकार की जो है संपत्तियां इसके अंतर्गत आती हैं। जो निम्न स्वामित्व या नियोजन में, अब ये कहता है स्थावर या जंगम संपत्तियां तो आती हैं, लेकिन कौन सी संपत्तियां स्थावर या जंगम संपत्ति आती है? वो कहता है जो निम्न के जो है नियंत्रण में हो, निम्न के नियंत्रण में हो। किन के नियंत्रण में हो? पहला कहता है केंद्र सरकार के नियंत्रण में हो, केंद्र, सीधा केंद्र लिख लिया, तो केंद्र सरकार के अधीन ऐसी संपत्तियां जो केंद्र सरकार के अधीन आती हैं, चाहे वो चल हो या अचल। दूसरा, ऐसी संपत्तियां जो राज्य सरकार के अधीन आती हैं, मतलब राज्य की प्रॉपर्टी, ये केंद्र की प्रॉपर्टी, ये राज्य की प्रॉपर्टी। या कोई स्थानीय प्राधिकारी की कोई संपत्ति है, वो स्थानीय प्राधिकारी, नगर पालिका, नगर निगम, उनकी संपत्ति हो, स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी जो लोकल होता है उसकी संपत्ति हो। निगम की संपत्ति हो, कोई निगम वगैरह हो उनकी संपत्ति हो, निगम की संपत्ति हो, निगम की संपत्तियां भी इसमें आती हैं। इसके अलावा कोई कंपनी की संपत्ति हो, वो भी इसमें आती है। इसके अलावा जो है कोई संस्था या उपक्रम की कोई संपत्ति, कोई संस्था या उपक्रम, कोई संस्था या उपक्रम, कोई संस्था या उपक्रम की संपत्ति हो, वो भी इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो लोक संपत्ति में जंगम स्थावर संपत्ति आती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की संपत्ति, स्थानीय प्राधिकारियों की संपत्ति, निगम की संपत्ति, कंपनियों की संपत्ति, और संस्था या कोई उपक्रम है तो उनकी संपत्ति भी इसके अंतर्गत आती है। इसके बाद जो है सेक्शन आपका 3 है। सेक्शन 3 कहता है लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाली रजिस्ट्री। लोक संपत्ति को नुकसान करने वाली रजिस्ट्री है, इसमें केवल दंड है। देखिए इसमें केवल दंड, सेक्शन कहाँ, यहाँ लिख लेते हैं, सेक्शन 3। ये कहता है लोक संपत्ति को नुकसान करने वाली रजिस्ट्री, लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाली रजिस्ट्री, इसमें याद रखेंगे कि 2 से भिन्न रजिस्ट्री अगर कोई व्यक्ति करता है, सेक्शन 3 की उपधारा 2 से भिन्न, सेक्शन 3 की उपधारा 2 से भिन्न अगर प्रकार की अगर कोई व्यक्ति रजिस्ट्री करता है तो ऐसे मामले में जो है व्यक्ति को 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। 5 वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माने से क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। दूसरा कहता है कि सेक्शन की धारा 3(2) से संबंधित कोई व्यक्ति रजिस्ट्री करता है जिसमें भवन, तेल, प्रतिष्ठान, मल, संक्रम, खान, परिवहन आदि को क्षति पहुंचाना आता है। इसमें भवन वगैरह इनको क्षति पहुंचाना, तो 3(2) में मतलब क्षतियां पहुंचाने से संबंधित है। 3(2) के अधीन अगर कोई व्यक्ति रजिस्ट्री करता है तो ऐसे व्यक्ति को 6 माह से 5 वर्ष तक का कठोर कारावास, 6 माह से 5 वर्ष तक का कठोर कारावास एवं जुर्माना, 6 माह से 5 वर्ष तक का कठोर कारावास और एवं जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। एवं जुर्माना, यहाँ नुकसान पहुंचा रहा है, 3(2) के अधीन मतलब नुकसान पहुंचा रहा है, कोई भवन हो सकता है जो सरकारी संकर्म है उनको नुकसान पहुंचाता है, तो 6 माह से 5 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माने से उसे दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 4 जो है ये कहता है कि भाई इसी प्रकार की अगर कोई रजिस्ट्री करता है अग्नि वगैरह द्वारा, अग्नि आदि द्वारा, अग्नि आदि नुकसान पहुंचाता है, कोई अग्नि या विस्फोटक पदार्थ जो है उसके द्वारा, अग्नि आदि लिख दिया, तो अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा अगर कोई व्यक्ति संपत्ति को क्षति पहुंचाता है तो उसके लिए दंड जो है 4 में दे रखा है। उसके लिए दंड कितना है? 1 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक, 1 से 10 वर्ष तक का जो है तक का कारावास से क्या किया जा सकता है? ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। 1 से 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माना, जुर्माना तो रहेगा ही रहेगा, और जुर्माना से उसे दंडित किया जा सकता है। अगर इस तरीके की ऊपर जो क्षतियां हैं, अगर उसमें अग्नि या विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल करके वो क्षति पहुंचाता है तो 1 से 10 वर्ष तक के कारावास से ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है? दंडित
किया जा सकता है। इसके बाद है आपका सेक्शन 5 में याद रखना है आपको जमानत के बारे में विशेष उत्पादन। सेक्शन 5 का ऐसे संबंधित है जमानत। ठीक है, बस इतना याद रखें कि सेक्शन 5 का ऐसे संबंधित है, जमानत से संबंधित है। इसमें याद रखें कि जमानत या बंद पत्र पर तभी छोड़ा जाएगा जब अभियोजन पक्ष को ऐसे छोड़े जाने के लिए आवेदन करने का या विरोध करने का मौका दिया गया हो। तो सीधा सीधा याद रखें कि अभियोजन को विरोध का मौका दिया गया हो तभी छोड़ा जाएगा। अभियोजन को विरोध का मौका दिया गया हो मतलब जमानत या बंद पत्र पर तभी छोड़ा जाएगा जब अभियोजन पक्ष जो है या कह लीजिए अभियोजन को जो है विरोध का मौका दिया गया हो। तो कुल मिला के अभियोजन को सुना जाएगा पहले। अगर आपको जमानत दी जाती है या बंद पत्र पर छोड़ा जाता है तो सबसे पहले जो है अभियोजन को विरोध पक्ष करने का क्या दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। सेक्शन 6 है व्यावृत्ति। सेक्शन 6 में दे रखा है व्यावृत्ति। ये कहता है अधिनियम के उपबंध अन्य विधियों के अतिरिक्त होंगे, उनके अल्पीकरण में नहीं। तो इसके जो उपबंध है क्या होंगे, अन्य विधियों के अतिरिक्त होंगे। बस अतिरिक्त, बस इतना याद रखना है कि अतिरिक्त होंगे। इस अधिनियम के जो उपबंध है अन्य विधियों के क्या होंगे, अतिरिक्त होंगे, उसको अल्पीकरण करने वाले नहीं होंगे। दूसरी बात याद रखना है कि अधिनियम की कोई बात चाहे वह अन्वेषण के रूप में हो या अन्यथा छूट नहीं देगी। ये कह रहा है कि अधिनियम की कोई भी बात चाहे वो अन्वेषण के रूप में हो या अन्यथा हो, इस जहां से जो है अन्यथा छूट नहीं देगी, कोई छूट वगैरह नहीं होगी अन्यथा। अब इसके बाद सेक्शन 7 है। सेक्शन 7 कहता है निरसन और व्यावृत्ति। तो इसमें लोक संपत्ति नुकसान निवारण अध्यादेश 1984 को जो है 1984 लिख लीजिए, अध्यादेश है, अध्यादेश। कौन सा अध्यादेश है, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अध्यादेश है 1984। उसको क्या किया गया है, धारा 7 के तहत उसको जो है समाप्त किया गया है। अध्यादेश को क्या किया गया है, समाप्त किया गया है। छोटा सा है, समाप्त किया गया है, ये थोड़ा सा याद रखना है बस। ठीक है, कभी कभी पूछ सकते हैं, वैसे नहीं पूछते लेकिन हो सकता है पूछ लें, है ना। तो इसमें केवल इतना ही है, 7 धारा है इसमें, ज्यादा उसमें आपको याद नहीं रखना, केवल इतना ही है। इसके बाद जो है आपका स्त्री असिस्ट पर, थोड़ा इसको बंद करके मैं दोबारा चालू करूंगा, ठीक, एक मिनट।